गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं सीबीएसई को कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा जो पिछले 5 साल में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ति में कमी और पूर्ति में संकुचन के बीच अंतर समझाइए। रेखा चित्र का उपयोग कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा घटती है तो इसे पूर्ति में संकुचन कहते हैं। जैसे कि डायग्राम आप ए में देख सकते हैं, कंट्रक्शन ऑफ सप्लाई। जब प्राइस 20 है तो क्वांटिटी कितनी है 200, और जैसे ही प्राइस में चेंज आया तो क्वांटिटी में भी चेंज आया। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि प्राइस में चेंज होने के कारण जो क्वांटिटी में उसमें भी चेंज हुआ। यदि पूर्ति की गई मात्रा में गिरावट वस्तु की अपनी कीमत में अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण होती है तो ये पूर्ति में कमी की स्थिति होती है। जब कीमत समान रहती है, कीमत के समान रहने पर जब उसके अंदर क्वांटिटी में चेंज आता है तब उसे क्या डिक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। यानी सप्लाई में क्या, पहले सप्लाई क्या थी SS थी, फिर उससे क्या होगा संकुचन हुआ, S1 से S1 हो गई। यानी प्राइस के कांस्टेंट रहने के बाद जो क्वांटिटी है उसमें भी चेंज आया। पूर्ति में संकुचन ज़्यादा पूर्ति में जो कमी स्थितियों के क्रमशः दोनों डायग्राम्स में दिखाया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसमें क्या होता है बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कीमत समान रहने पर इसकी सप्लाई में चेंज कैसे हो सकता है। तो यहाँ कांस्टेंट कीमत रहे, डिक्रीज इन सप्लाई मतलब जब कांस्टेंट कीमत रहने पर भी क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ प्राइस में चेंज तो आ ही रहा है पर क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में भी चेंज आया। तो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं कि आप सीबीएसई के 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। जाहिर सी बात है अधिक होती है। किसी विशेष वस्तु को बेचने वाले विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्तिगत फर्म बाजार पूर्ति में केवल कुछ ही भाग का योगदान देती है। अतः एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा पूर्ति में की जाने वाली वृद्धि या कमी का कुल बाजार पूर्ति पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो चार सेलर है, एक परचेजर है, एक जाएगा, अगर वो कीमत प्राइस में चेंज करता है तो वो उसके पास क्या हो, कस्टमर के साथ पास दूसरा ऑप्शन है, वो दूसरी दुकान पर जाएगा, दूसरे पे उसको महंगा मिलेगा, तीसरी पे जाएगा, तीसरे पे महंगा मिलेगा, चौथी पे जाएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल सेलर्स, कोई भी इंडिविजुअल फर्म कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकती बाज़ार पे, मार्केट पे। ठीक है, तो कस्टमर को जहाँ फ़ायदा होगा वो वहाँ से सामान लेगा। ठीक है, इस प्रकार एक व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर न केवल विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक है, अभी तो क्रेताओं यानी परचेजर और सेलर्स दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसलिए कोई भी व्यक्तिगत फर्म इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। एक व्यक्तिगत फर्म भांति एक व्यक्तिगत क्रेता भी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ना तो परचेजर कर सकता है और ना ही सेलर कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ संख्या क्या है, यहाँ अधिक संख्या, आप नहीं लोगे तो दूसरे को जाएगा, आप नहीं लोगे तो तीसरा, तो यहाँ कस्टमर्स और सेलर्स की कमी नहीं है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ है, जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल नहीं अर्न करते। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमत स्वीकार्य कैसे होती है। तो पहला रीज़न ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म बाजार पूर्ति में इतना अल्प योगदान देती है कि फर्म की पूर्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन में समग्र पूर्ति अनुसूची द्वारा उद्योग में पूर्ति वक्त, ठीक है, बाजार को प्रभावित नहीं कर सकती। कोई व्यक्तिगत फर्म क्या कर सकते हैं, अल्प योगदान, उसका पूरा योगदान नहीं होता, आंशिक योगदान होता है, अल्प योगदान होता है। सेकंड है, बाजार में सभी फर्में क्या होती हैं, समरूप होती हैं। ठीक है, तदनुसार क्या होगा, कीमत में विभेद द्वारा भी आंशिक संभव नहीं होता। समरूप वस्तुएं बेच रहे हैं, आप जिस कीमत में बेच रहे हो हम उसे सस्ते में बेचेंगे तो कस्टमर क्या हो गया, हमारे पास इम्पैक्ट आएगा, हमारे पास कस्टमर जाएगा। तो समरूप वस्तु होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, यदि कोई फर्म अपनी कीमत निर्धारण करने का प्रयास भी करती है, अगर मान लो मैं हूँ, मैंने कीमत कम भी कर दी तो इससे मैं इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वो भी कम कर सकता है। अगर मैंने कोई चीज़ 10 रुपये बेची वो 8 कर देगा, वो 7 कर देगा,
मतलब क्या होगा, इम्पैक्ट हम इंडिविजुअली नहीं डाल सकते उस पर। निश्चित करने से वह अपने सारे ग्राहकों को खो देगी। अगर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट डालेगा तो वो कस्टमर क्या होगा, चला जाएगा वहाँ से। जो कुछ बिकना होता है वो भी नहीं बिकेगा। फिर वो अन्य क्रेताओं में वस्तुओं को खरीदने लगेंगे। फिर कम कीमत लेने वाला एक तर्कहीन निर्णय होगा जब प्रचलित कीमत पर एक अब कोई सेलर तो है नहीं कि अपना लॉस करके, अगर कोई चीज़ उसने 8 में खरीदी है तो वो 10 में बेचेगा। 2 रुपये का कम से कम तो उसका मार्जिन होगा। अगर वही चीज़ वो 8 की जगह 7 में बेचता तब तो उसका नुकसान है। नुकसान में तो कोई चीज़ बेच नहीं सकता वो। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नए क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, और आप जितना हो सके CBSE के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कीजिए, टेस्ट लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।